नमस्कार। विश्व मांगल्य सभा द्वारा आयोजित व्याख्यान में मैं शशिकला मंजारी श्री नादा ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय की कुलगुरु आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम परम पूजनीय जितेंद्रनाथ महाराज, इन्हें मैं आदरपूर्वक नमन करती हूँ और उनके आशीर्वाद से ही मैं मेरा वक्तव्य शुरू करती हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज के वर्तमान में परिवार एक समांतर शिक्षा व्यवस्था इस विषय पर व्याख्यान देने हेतु मुझे विश्व मांगल्य सभा द्वारा आमंत्रित किया गया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आज के विषय में जो भी विचार मैं रखूंगी वो सभी विचार मेरे चिंतन पर आधारित और अनुभव पर आधारित रहने वाले हैं, इसलिए निश्चित रूप से मतांतर हो सकता है और यदि ऐसा होता है तो मैं सभी दर्शकों को क्षमा मांगती हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि हो सकता है आपके विचार और मेरे विचार इसमें भिन्नता हो। आज हम देख रहे हैं कि हम सभी अपने अपने घरों में बैठे हैं और घरों में बैठने के बाद घरवास है, लॉकडाउन है और घर में बैठने के बाद इस महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन होना, परिवार एक समांतर शिक्षा व्यवस्था, कितनी आश्चर्य की बात है कि आज पूरा विश्व ये कोरोना के कारण एकदम शांत हो गया है और योगायोग से इस घटना के कारण हम लोग परिवार में बैठे हैं। हो सकता है किसी दर्शकों के लिए ये बहुत सालों के बाद अनुभव होगा, किसी को शायद नहीं होगा। मैं मुंबई से हूँ तो निश्चित रूप से मुंबई का जीवन देख रही हूँ सालों से, तो ध्यान में आता है कि मुंबई वासी लोगों को परिवार के साथ रहने के लिए एक बड़ा सुवर्ण अवसर मिला है और विश्व मांगल्य सभा ने मुझे उस पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया है। मैं ये समझती हूँ कि ये मेरे लिए एक अभूतपूर्व ऐसा क्षण है। शिक्षा के बारे में हम पहले सोचेंगे। राष्ट्र के संदर्भ में हम शिक्षा का विचार जब करते हैं तब राष्ट्र का मानव संसाधन किस प्रकार का होना आवश्यक है उसके लिए शिक्षा नीति बनाई जाती है। हमारे भारत में हम सालों से देख रहे हैं, प्राचीन काल से देख रहे हैं वर्तमान तक। हम थोड़ा दृष्टिक्षेप डालेंगे तो ध्यान में आएगा कि आज हमारे देश में हमने अन्वेषण किया है, अनुसंधान किया है, बहुत सारे शोध लगाए हैं, अवकाश में यान भी भेजा है और विशेष रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, आज विश्व में ऐसी एक छवि हुई है कि सभी देश हमारे देश के तरफ देख रहे हैं। ऐसी क्या विशेषता है हमारे देश की? तो निश्चित रूप से हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर जो है, जिसके कारण आज भी हम जिंदा है। आज भी ऐसे भयानक महामारी के परिस्थिति में हम टिके हुए हैं और इसका कारण है हमारी जीवन मूल्य की धरोहर। मैं थोड़ा समय शिक्षा के लिए दूंगी, शिक्षा के बारे में विचार करूंगी और बाद में मैं उसके उपरांत में परिवार की तरफ मुड़ूंगी। प्राचीन काल की तरफ हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि शिक्षा गुरुकुलों में होती थी। आज वर्तमान में हम देखते हैं तो शिक्षा विद्यालयों के माध्यम से होती है। प्राचीन काल में हम प्रशासन देखते या नियमन देखते हैं तो गुरुकुलों के द्वारा शिक्षा का नियमन होता था। वर्तमान में शिक्षा का नियमन शासन के द्वारा हो रहा है। प्राचीन काल में गुरुकुल में एक प्रथा थी कि बालक का उपनयन संस्कार होने के बाद उसको गुरुकुलों में भेजा जाता था। गुरु पिता और गुरु माता वही बालक के माता पिता रहते थे और गुरुकुलों में
सबसे पहले शिक्षा का पाठ देने के पहले उसको आचार पढ़ाया जाता था, और आचार में वो सक्षम बनने के बाद उसको व्यवहार नीति और शास्त्र नीति और शस्त्र नीति पढ़ाई जाती थी। तब भी परिवार थे। आज विद्यालयों से शिक्षा दी जाती है और परिवार भी है, बहुत सारी शिक्षा के लिए व्यवस्था बनी है। कल परसों ही एक व्याख्यान मैंने सुना कि रामायण भी एक शिक्षा व्यवस्था है, तो हम उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगी मैं। पर हम थोड़ा प्राचीन काल की तरफ देखते हैं तो गुरुकुलों की शिक्षा हम आज भी कितनी उपयुक्त है यह हमारे ध्यान में आता है। और गुरु सबसे श्रेष्ठ होता था। राज दरबार में या राज कुल में गुरुकुल का जो गुरु है उसका नियंत्रण रहता था। अभी हम महाभारत और रामायण देख रहे हैं। आज की शिक्षा में शिक्षा नीति बनी है, शिक्षक है, विद्यालयों में पाठ पढ़ाए जाते हैं, उसको एक प्रमाण पत्र डिग्री के रूप में मिलता है और वो आगे अपना जीवन क्रम शुरू करता है। परंतु ऐसा ध्यान में आता है, भले ही हमारी पूरी सांस्कृतिक धरोहर उसके आधार पर हम टिके हैं, फिर भी हमें कुछ ऐसे दृश्य दिखते हैं कि जो राष्ट्र विरोधी कार्य में ज्यादा रुचि लेते हैं। तब मन में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारी शिक्षा ऐसी थी, ऐसी है, और हमारा स्वाभिमान, हमारा अभिमान क्या है? उस पे एक मेरे मन में हमेशा प्रश्न उठता है कि हम हमारे राष्ट्र के प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ है, और ये कर्तव्यनिष्ठता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर यदि इस पे गहरा विचार करना है तो मुझे स्वामी विवेकानंद की याद आती है, मैं उनका स्मरण करती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैं बहुत पीछे तो नहीं जाती, पर स्वामी विवेकानंद जी ने जो व्याख्या दी है उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगी। स्वामी जी कहते थे कि मैन मेकिंग एजुकेशन होना चाहिए। उनको क्या अपेक्षा थी ये मैन मेकिंग एजुकेशन में? वो चाहते थे, उनकी अपेक्षा थी कि ऐसा व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व ऐसा बने कि जो समाजशील हो। एजुकेशन इज ए फंक्शन ऑफ सोशल डेवलपमेंट और इट्स ए फंक्शन ऑफ सोशल डेवलपमेंट, और ये यदि सामाजिक विकास का एक माध्यम है एजुकेशन, फिर समाज में जो दृश्य हम लोग देख रहे वो दृश्य देखकर हमारी शिक्षा पर प्रश्न आता है कि हमने ऐसी शिक्षा तो, इस शिक्षा की तो हमने अपेक्षा नहीं की थी। फिर हम शिक्षा समझने में गलत हो गए या शिक्षा इम्प्लीमेंट करने में हम में जो कुछ हमने पाठ्य वस्तु लिखी है उसमें गलत हो गए? कहाँ गलत हो गए? आगे स्वामी जी कहते हैं कि चरित्र निर्माण होना बहुत आवश्यक है, और चरित्र निर्माण करते वक्त हम सिर्फ उसके बौद्धिक ज्ञान पर ज्यादा निर्भर नहीं करेंगे। बौद्धिक ज्ञान तो देना है उसको, वो ज्ञान को अर्जित करेगा, बट इट इज नॉट लर्निंग ओनली, इट इज द एक्सरसाइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द पावर ऑफ माइंड। बौद्धिक ज्ञान के साथ उसके मन शक्ति का विकास हो, उसके मन का विकास हो, उसमें ये क्षमता आना चाहिए कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है, क्या नीति है और क्या अनीति है, धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, प्रामाणिकता किसे कहते हैं और अप्रामाणिकता कैसे कहते हैं, शांति और अशांति क्या है, हिंसा और अहिंसा क्या है। और हम लोग सांस्कृतिक मूल्यों को भी, हमारे दिमाग में ये बात तो आती है बार बार कि संस्कृति हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वजों ने हमारे पास सौंपी है, और संस्कृति की और सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं तो सत्यम शिवम सुंदरम भी हमें ध्यान में लेना आवश्यक लगता है। अब ये शिक्षा हमारे पाठ्यक्रमों से, नीति से, हमारी शिक्षा नीति जो है वो शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षक, शासन और समाज, ये सब व्यवस्थाएं बनी है। इसके माध्यम से हम लोग दे सकने में, देने में सक्षम रहे हैं क्या? कुछ मात्रा में हमारा उत्तर रहेगा हाँ, परंतु ये ज्यादा प्रतिशत ऐसा उत्तर हमें नहीं मिलेगा।
हमें कुछ ना कुछ इसमें और कहीं ना कहीं हमें ना की भी स्वीकृति करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग घर में बैठे हैं, बहुत सालों के बाद हमारे परिवार के सभी सदस्य हम लोग एक साथ बैठे हैं, और फिर शिक्षा से हम जब परिवार की तरफ आते हैं तो ध्यान में आता है कि जो व्याख्या स्वामी जी ने की थी कि सामाजिक सामंजस्य निर्माण करने की शिक्षा ये एक प्रक्रिया है। अब ये सामाजिक सामंजस्य है वो हमारे व्यक्तित्व में कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन, ये प्रश्न, ये सवाल मैं आप सभी को पूछती हूँ। और ये सामाजिक सामंजस्य टिका के रखने के लिए जो संस्थाएं, जो व्यवस्थाएं बनी है, उसमें से एक व्यवस्था परिवार है। अब हम परिवार की तरफ आएंगे। हमें मालूम है कि महाउपनिषदों ने और हमारे पूर्वजों ने हमें एक मंत्र दिया है, और वो मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व, पूरी सृष्टि ही हमारा परिवार है। अब हमारे पास दो परिवार हो गए, एक हमारा परिवार हो गया और एक सृष्टि करके हमारा परिवार हो गया। हमारा परिवार एक सूक्ष्म संकल्पना है, और सृष्टि ये परिवार करके हम स्थूल संकल्पना या स्थूल क्या बोलेंगे उसका स्वरूप है, ऐसा कहना मुझे उचित लगता है। अब हम हमारे परिवार से सृष्टि की तरफ आते हैं, बड़े परिवार की तरफ आते हैं, और देखते हैं कि भारतीय दर्शन भी इसी के संदर्भ में कहती है। भारतीय दर्शन में एक बहुत ही मूल्यवान विचार दिया है, एकात्म दर्शन। और वो एकात्म दर्शन यदि अनुभव करना है तो व्यक्ति, परिवार, उसके आजू बाजू रहने वाला समाज, उसका परिवेश, और उसके बाद हमारी पूरी सृष्टि, और फिर हम आगे बढ़ते हैं परमेष्टि की तरफ। अब ये जो श्रृंखला है, व्यक्ति, फिर परिवार, फिर समाज, फिर उसका देश, और फिर उसके बाद संपूर्ण सृष्टि। और ये सृष्टि हमें क्या देती है, या हमारा पोषण सिर्फ किताबों को पढ़कर, ज्ञान अर्जित कर कर हमारा पोषण तो होगा, क्योंकि हमें मालूम है पदवी प्राप्त करने के बाद, एक प्रमाण पत्र लेने के बाद, अच्छे अच्छे कोर्सेस करने के बाद हमें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और बहुत अच्छी सैलरी भी मिलेगी। हमारा व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छे से क्या बोलेंगे हम, उसकी वृद्धि हुई है, परंतु हमारे सामाजिक सामंजस्य का क्या? और वो सामाजिक सामंजस्य कहाँ से मिलने वाला है, कहाँ से उसकी सीख मिलने वाली है? तो फिर हम आते हैं परिवार में, फिर उसके बाद हम समाज के तरफ मुड़ेंगे, उसके बाद हम पर्यावरण के तरफ, देश के तरफ, और फिर संपूर्ण सृष्टि का विचार करेंगे। कभी कभी मन में विचार आता है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं आज इतना विद्वान, इतना बड़ा अन्वेषण कर रहा हूँ, अनुसंधान कर रहा हूँ, ये मेरी प्रगति मेरे गुणों के कारण हुई है। मेरी जो क्षमता थी वो क्षमता के आधार पर मैंने मेरा विकास किया है। मुझे लगता ये समझ भी कहीं ना कहीं गलत है। मेरे विकास में, मेरे प्रगति में, मेरे वृद्धि में मेरे परिवार का अनमोल ऐसा सहयोग है, मेरे समाज का अतुलनीय ऐसा सहयोग है, मेरे राष्ट्र का भी इसमें सहयोग है। और फिर हम धीरे धीरे ये सब समझने के बाद हम मूल्य शिक्षा की तरफ आते हैं। और इसी संदर्भ में मैं एक उदाहरण दूंगी। कल परसों हमने रामायण का एक एपिसोड देखा, उसमें प्रभु रामचंद्र 14 साल का वनवास पूर्ण करके अयोध्या में वापस आते हैं, और वापस आने के बाद भरत भेंट और उनके सभी माताओं को भेंट देने के पहले वो अपने धरती को अपने नमस्कार करते हैं और कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब ये जो मूल्य है, ये मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। धरती हमको सब कुछ देती है और धरती माता है, और ये मूल्यों की शिक्षा हमें
पाठशाला में मिलना बहुत मुश्किल है। हम शिक्षा में एक अध्यापन प्रक्रिया भी होती है और अध्यापक भी होता है। पाठ्य वस्तु को वो पढ़ाता है, पाठ्य वस्तु पढ़ाई जाती है, और पाठ्य वस्तु पढ़ाते वक्त अध्यापक को क्या अपेक्षा है या जो छात्र है उसको क्या अपेक्षा है कि ये पाठ्य वस्तु के अनुसार उसको अध्ययन अनुभूति मिले। अनुभूति यानी अनुभव, एक्सपीरियंस। अब ये अनुभूति उसको कक्षा में मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसे पाठ्य वस्तु है, ऐसा आशय है कि उस संदर्भ में उसको अध्ययन अनुभव मिल सकते हैं। विज्ञान का प्रयोग है, विज्ञान का प्रयोग करते वक्त किसी वायु की निर्मित करना है तो वायु के गुणधर्म कैसे, इसका अनुभव वो अपने पाठशाला के प्रयोगशाला में ले सकता है। परंतु सृष्टि के प्रति मेरी श्रद्धा होना चाहिए, मेरे परिवार के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। ये अनुभव उसे कक्षा में मिलना, चार दीवारों के अंतर्गत मिलना मुश्किल है। और इसलिए शिक्षा के संदर्भ में कक्षा से बाहर निकलकर वो छात्र जब समाज में आता है, पहले तो वो घर में उसका पालन पोषण होता है, परिवार में पालन पोषण होता है, और फिर वो देखता है परिवार में कि मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, मेरी वृद्ध नानी दादी है, मेरे नाना दादाजी हैं, मेरे भाई बहन है, मेरा परिवार बड़ा है, और ये बड़े परिवार में मेरे पिताजी अर्थार्जन करते हैं और मेरी माता घर के सब काम करती है, सबका भोजन करती है और उसके बाद वो स्वयं का भोजन करती है। अब इसमें जब वो अनुभव करता है ये परिवेश में, तो उसको ध्यान में आता है कि माता का जो काम है, माता बड़े स्नेह से सभी सदस्यों का भोजन पूरा करती है और उसके बाद वो भोजन करती है। तो ये जो मूल्य है कि कर्तव्य बोध, पिताजी अर्थार्जन करके परिवार के लिए सभी खर्चे वो खुद के अर्थार्जन से करते हैं, तो यहाँ भी उसको एक पाठ मिलता है कि मेरे पिता का ये कर्तव्य है। और अभी तो हम लोग वर्तमान में 3 परिवार एक ही समय देख रहे हैं। शायद ये आपको इसमें ज्यादा रुचि आएगी। एक परिवार हमारा है, एक परिवार रामायण का हम देख रहे हैं, और एक परिवार हम लोग कौरव पांडव का देख रहे हैं। अब देखिए, हमारे जीवन में हमारे ये जो महाकाव्य है रामायण और महाभारत, इसका रिफ्लेक्शन, इसका प्रतिबिंब हमें कहीं ना कहीं दिखता है। और इसीलिए कहते हैं कि महाभारत तो हमारे समाज में जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी व्यवहार चलते हैं, उसका विस्तार हमें महाभारत में दिखता है। अब ये दोनों परिवार हम दूरदर्शन के माध्यम से इनकी जीवनी हम एक साथ हमारे परिवार में देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। ये बहुत हमारे को एक क्या बोलेंगे, एक उत्तम अवसर मिला है कि ये 2 चीजें हमें देखना बहुत आवश्यक थी, रामायण और महाभारत, और परिवार में हम सब हमारे माता पिताओं के साथ बैठे हैं। अब रामायण में एक उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ, बार बार प्रजा कहती है रघुवंशी राम। अब ये रघुवंशी राम कहने का क्या मतलब है? तो प्रभु रामचंद्र के दादा परदादा रघु राजा के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे, बड़े दानशूर थे। एक याचक उनके पास आया, तब उन्होंने सब अपना लुटा दिया था और उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो वो एक कुबेर के पास गए और उन्होंने पैसे न देने के कारण युद्ध किया, और जो भी युद्ध में मिला वो सब वो याचक को दे दिया। और तब से ये रघु नाम के राजा की एक पहचान बनी, और उस परिवार से जुड़े प्रभु रामचंद्र होने के कारण उनको बार बार रघुवंशी राम कहा जाता है। और महाभारत में हम देख रहे हैं कि एक राजा है धृतराष्ट्र, परिवार है उनका कौरवों का, और वो राजा अपना धर्म छोड़कर अपने पुत्र मोह के कारण सभी मूल्यों का ह्रास, मूल्यों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। राजा करके उनकी क्या जिम्मेदारी थी वो नहीं निभा रहे हैं। ये 2 उदाहरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब हम परिवार में बैठे हैं और शिक्षा की व्यवस्था, एक समांतर शिक्षा व्यवस्था, इसका स्पष्टीकरण उस संदर्भ में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि परिवार में जब हम लोग माता पिता, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, हम सब साथ में बैठते हैं
और हमारी जो दिनचर्या रहती है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, उसमें हम लोग हमारे व्यवहार, हमारी भाषा, हमारी बोलचाल, हमारा व्यवहार, हमारा बड़ों के प्रति आदर, हमारी माता पिता के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, घर की सफाई भी होंगी, तो इत्यादि के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है। ये शिक्षा किसी भी कक्षा में पढ़ाई नहीं जा सकती। और परिवार एक छोटा सा मॉडल है। उसके बाद हम जब बाहर आते तो हम देखते हैं कि समाज में भी हमारा एक दूसरे के प्रति अच्छा आचार और व्यवहार रहना चाहिए। और ये यदि हमारे व्यक्तित्व में सभी चीजें हमारे व्यक्तित्व में आती है तो निश्चित रूप से हमारा एक अच्छा व्यक्तित्व और उसकी वृद्धि हो सकती है, उसका विकास हो सकता है। हम जब ये मूल्यों को देखते हैं तो हमारे पाठ्यक्रम में सोशल साइंस, नीति शास्त्र ऐसे विषय रहते हैं। सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है कि समाज परिवर्तन क्या है, समाज नियंत्रण क्या है। कोरोना जैसे इस महामारी में, इस वातावरण में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। इस सामाजिक परिवर्तन का पहला पाठ हम कहाँ दे सकेंगे? तो वो निश्चित रूप से हम परिवार में दे सकेंगे। दूसरे के प्रति हमारी निष्ठा, दूसरे के प्रति हमारा आदर, दूसरे के प्रति हमारी भावना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए भारत एक इतना अपवादात्मक राष्ट्र है। पूरे विश्व के लोग भारत के तरफ देख रहे हैं। परिवार व्यवस्था में हमें ये सब पाठ मिलने वाले हैं, तभी हम लोग टिक पाएंगे और हमारे संस्कृति का संवर्धन होगा। संस्कृति के बारे में हमारे पूर्वज और हमारे वेद और सब जो भी हमारे ग्रंथ है उस पे कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना हमारे व्यक्तित्व में उसका संवर्धन होना चाहिए। अब ये सत्यम शिवम सुंदरम भी है, ये भी हमको हमारे परिवार से इसका प्रतिबिंब हमें हमारे परिवार में देखने को मिलेगा। और ये सब होने के कारण मुझे बहुत बार ये चिंतन मैं इस विषय पे करती हूँ तो मुझे एक ध्यान में आता है कि परिवार एक समांतर शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से है, क्योंकि उसके बहुत सारे आधार है, बहुत सारे उदाहरण है। उससे हमारा एक अच्छा परिवेश बनता है। आज भी हमारे देश में हमारे परिवार की संकल्पना टिकी हुई है। आज हो सकता है वर्तमान में हम लोग आधुनिकीकरण को स्वीकार किया है तो निश्चित रूप से संयुक्त परिवार ये थोड़े कम हो गए हैं। 5% संयुक्त परिवार हमें दिखते हैं, परंतु जो भी परिवार है, विभक्त परिवार होंगे, न्यूक्लियर फैमिलीज हम बोलते हैं, इसमें भी हमारे संस्कार टिके हैं। थोड़ा सा व्यत्यय आया था, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और जब हम परिवार की तरफ देखते हैं और पूरा परिवार का वातावरण देखते हैं तो इसका निष्कर्ष या परिवार व्यवस्था आज भी टिकी है, इसका अनुमान हम एक बात से कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत संख्या में वृद्धाश्रम नहीं है। मानसिक रुग्णालय की भी हमारी संख्या हमारे देश में, हमारे संपूर्ण राष्ट्र में बहुत ही गिनी चुनी है। इसका मतलब ये है कि आज परिवार के कारण ही हम लोग इसमें टिके हैं और परिवार में बहुत अच्छे से हमें हमारे मन पे संस्कार किए जा सकते हैं और ये संस्कारों को हमको आगे भी संक्रमित करना बहुत आवश्यक है। ऐसा कहते हैं कि संस्कार की एक ज्योत जलाने से हमारा उद्देश्य सफल नहीं होगा। ये ज्योत हमें प्रज्वलित करके उसको संक्रमित करना पड़ेगा, तभी हमारी उन्नति होगी और राष्ट्र की उन्नति होगी। मैं अपेक्षा करती हूँ कि निश्चित रूप से हमारे परिवार का संवर्धन करना हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और निश्चित रूप से हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। धन्यवाद।